हेलो एवरीवन, दिस इज रितु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो इन वीडियोस में हम डिस्कस कर रहे हैं सोशल साइंस पेडागोजी, और ये हम आज के इस वीडियो में भी डिस्कस करेंगे। ये हमारा सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो उसको भी देख लें, समझ लें। उसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं सीटेट के एग्जाम्स में, और इस पार्ट को भी हम कुछ उसी तरह ही कवर करेंगे, कंटेंट प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो उससे अंडरस्टैंडिंग अच्छी बन जाएगी आपकी। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारी क्लास को। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी सोशल मीडिया, फेसबुक पेज, इंस्टा आईडी एंड टेलीग्राम चैनल, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में जाना था कि सामाजिक और राजनीतिक जीवन, जो टाइटल हमने रखा है इस बुक का, जो सिविक्स की बुक है, तो उसका ये टाइटल रखने की ज़रूरत क्या थी, तो उसी को हम लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें आज के इस क्लास में कि सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन माध्यमिक शाला स्तर पर समाज विज्ञान के पाठ्यक्रम में पुराने चले आ रहे विषय नागरिक शास्त्र की जगह लेने वाला एक नया विषय है। तो एक तरह से जो हमारा नागरिक शास्त्र नाम था पहले इस किताब का, उसकी जगह अब सामाजिक और राजनीतिक जीवन ने ले ली है। इसका टाइटल बदल दिया है, क्योंकि जो हमारा सोशल साइंस है ना, वो एक तरह से हमारी सोशल लाइफ से जुड़ा हुआ है। तो सोशल लाइफ को हम साइड नहीं रख सकते, उसकी चर्चा करना भी जरूरी है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने इसका टाइटल बदल दिया सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, और कुछ और भी बदलाव करे हैं जिसकी वजह से जो बच्चे हैं ना, इसके कंसेप्ट्स को समझ सकें, ईजीली समझ सकें। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में जोर देकर कहा है कि नागरिक शास्त्र को छोड़ देना जरूरी है, और उसकी जगह लेने वाले नए विषय में सरकारी संस्थाओं और उनके कार्यों को दिए जाने वाले महत्व को संतुलित किया जाना चाहिए। क्योंकि पहले सिर्फ सरकारी संस्थाओं का इसमें जिक्र होता था, लेकिन अभी अगर बात करें तो अभी इसमें सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन के जो मुद्दे हैं उन सभी को इसमें केंद्र में रखा जाएगा। इन सभी का जो है डिस्कशन इसमें होगा। तो इस किताब में जो कथानक इस्तेमाल किए गए हैं, यानी जो स्टोरीज, नैरेटिव्स जो आपको इसमें दिखाए गए हैं, वो चाहे काल्पनिक हों या फिर गैर काल्पनिक हों, मतलब कि वो बनाए गए हों खुद से या फिर केस स्टडी पर आधारित हो, तो वो शहरी और ग्रामीण दोनों ही उदाहरण लिए हैं। मतलब इसमें आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ शहर के ही उदाहरण लिए हैं, गाँव के भी लिए हैं। तो दोनों तरह के आपको उदाहरण इसमें देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। देखो, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ की जो टेक्स्ट बुक है ना, इसको शॉर्ट में हम एसपीएल कह सकते हैं, क्योंकि वो ये लंबा नाम हो जाता है ना थोड़ा सा, तो इसको हम एसपीएल ही कहेंगे बीच में भी जब हम इसके बारे में कहें, कोई भी डिस्कशन करेंगे। तो ये सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की शिक्षण पद्धति क्या है। तो जीवन की वास्तविक स्थितियों का उपयोग इस विषय को पूर्व के नागरिक शास्त्र विषय से एक अलग पहचान देता है। मतलब हमने इसमें क्या चीज़ नहीं इंक्लूड करी है कि रियल सिचुएशंस जो हैं उनको एक तरह से इंक्लूड किया है, क्योंकि देखो जो बुक में चीज़ पढ़ाई जा रही है और जो बच्चों की रियल लाइफ है उसमें गैप ना आ जाए, तो बच्चे उसको क्या है ना समझ नहीं पाएंगे। लेकिन अगर वो उनके रियल लाइफ से कनेक्टेड हो जाए, जो स्टोरीज इसमें यूज हुई हैं वो रियल लाइफ से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं, तो बच्चे कहीं ना कहीं उनको देखते हैं रियल लाइफ में। तो इसी वजह से ये थोड़ा सा डिफरेंट है जो सिविक्स है उससे। अवधारणाओं के शिक्षण में वास्तविक जीवन की स्थितियों का उपयोग इसलिए किया गया है क्योंकि ये समझा गया है कि बच्चे ठोस अनुभव के आधार पर सबसे बेहतर सीखते हैं। जो कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस होता है ना, जो आपके सामने प्रत्यक्ष, मतलब जो प्रत्यक्ष रूप से आपको कोई चीज़ मिलती है, मतलब सामने कोई चीज़ दिखती है, उसके आधार पर आप अच्छे से सीख पाते हैं। तो माध्यमिक शाला के बच्चे कक्षा में कई पारिवारिक और सामाजिक मामलों के जो अनुभव और विचार लेकर के आते हैं, उनसे निकलने वाली सामग्री का इस विषय के शिक्षण में उपयोग किया गया है। वही जो उनके एक्सपीरियंसेस होते हैं उन सभी को इसमें क्या करा गया है, डाला गया है, जिससे कि उसके थ्रू ये जो अंडरस्टैंडिंग है वो बना पाए। तो भारत के संविधान के मूल्यों के अनुरूप इन मुद्दों की तार्किक समझ बनाने और इनका विश्लेषण करने की बच्चों की क्षमता का विकास करना भी सामाजिक और राजनीतिक जीवन का लक्ष्य है। एक तरह से लक्ष्य ये है भाई, ये पढ़ाने का, ये वाली बुक डिज़ाइन करने का, कि बच्चे जो है ना एक तरह से रीजनिंग कर पाए, सोच पाएँ डीपली किसी भी सब्जेक्ट पर, या फिर एनालिसिस कर पाएँ। तो उस मकसद से ये किताबें जो हैं बनाई गई हैं, जो एसपीएल है। तो शिक्षण की इस पद्धति में अवधारणाओं को बांधने के लिए परिभाषाओं का उपयोग करने से बचा गया है। इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसके बजाय क्या यूज़ किया है, वृत्तांतों और समस्या अध्ययन यानी केस स्टडीज का यूज़ जो है किया गया है। नैरेटिव्स लिए गए हैं, जैसे कि स्टोरीज होती हैं, स्टोरीज का यूज़ किया गया है कंसेप्ट को समझाने के लिए। क्योंकि देखो अगर हम स्टोरीज का सारण लेंगे ना, बच्चे बोर हो जाएंगे पढ़ पढ़ के, और वो एक तरह से बस ये सोचेंगे कि भाई पढ़ो और एग्जाम दो, बाकी आगे के लिए भूल जाएंगे। जबकि जो सोशल साइंस का काम है ना, बच्चों को एक तरह से सामाजिक जीवन के लिए तैयार करना है हमें। ऐसा नहीं है कि बस किताबों तक सीमित रखना है, पढ़ा, एग्जाम दिया, क्लियर कर लिया एग्जाम, बस बाकी चीज़ें भूल गए। ये व्यवहारिक रूप से भी वो अपने जीवन में उतारें, ये मकसद है इन किताबों का। तो इन वृत्तांतों में ही अंतर्निहित अवधारणाओं को और स्पष्ट करने के लिए पाठ के बीच के और पाठ के अंत में प्रश्न काम आते हैं। तो इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस करा था कि भाई जो पाठ के बीच के प्रश्न हैं या फिर पाठ के बाद में जो प्रश्न होते हैं,
उनके थ्रू क्या है ना, हम ये जान सकते हैं कि भाई बच्चों ने कितना समझ लिया है उसको, जो हमने कंसेप्ट समझाया उनको। तो ये है कि लक्ष्य ये है कि सीखने वाले अपने स्वयं के अनुभवों से अवधारणाओं को समझें और उनके बारे में अपने ही शब्दों में लिखें। तो कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे किताबों में, जो कि बच्चों से डिमांड करते हैं कि वो अपने शब्दों में आंसर करें, कि अगर ऐसा हुआ है तो आपको ऐसा क्यों लगता है। कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो बहुधा इसका ये अर्थ निकलता है कि पूछे गए प्रश्नों का कोई एक ही सही जवाब नहीं हो सकता। ऐसा नहीं होता इन सब्जेक्ट्स में कि भाई एक डेफिनेट आंसर होगा। अब क्योंकि बच्चों से हम पूछेंगे कि अपने शब्दों में आंसर करें कि भाई ये चीज़ ऐसी है तो ऐसे क्यों हुई, आपको ऐसा क्यों लगता है, तो उसका डेफिनेट आंसर नहीं हो सकता। वो अपने विचार उसमें व्यक्त करेंगे, अपने शब्दों में आंसर करेंगे, तो उसका एक कोई जवाब नहीं हो सकता। तो बहरहाल कोई गलत जवाब जरूर हो सकता है। तो ये शिक्षकों को आंकना है कि किसी प्रश्न के जवाब में कही गई कोई बात किस हद तक पाठ की अवधारणा के बारे में बच्चों को समझ को प्रदर्शित करती है। तो ये काम टीचर का है एक तरह से। तो हम जानते हैं कि बच्चे जो अपनी समझ और अपने मन में बनने वाली अवधारणाओं को आसपास की वास्तविकताओं पर लागू करते हुए ही सबसे बेहतर सीखते हैं। अब देखो, जब बुक में कोई चीज़ पढ़ाई जाएगी, कोई टॉपिक पढ़ाया जाएगा, मान लो इक्वेलिटी की हम बात कर रहे हैं, तो जब हम इक्वेलिटी समझाएंगे तो जब तो बच्चे समझ नहीं पाएंगे भाई क्या है ये इक्वेलिटी। लेकिन जब हम कंपैरिजन करके दिखाएंगे, जैसे कि हम ले सकते हैं किसी का भी एग्जाम्पल, जैसे कि कोई डोमेस्टिक वर्कर है उसका हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि भाई वो जैसे कि अपने घर में भी काम करती है और फिर यहाँ पर भी काम करते हैं आगे। तो इस तरह से क्या है, इनइक्वालिटी देखने को मिलती है सोसाइटी में। और वोटिंग की लाइन में जब वो लगती है तो जब तो सब लोग इक्वल हैं, लेकिन जब वो काम करती है या कोई सुविधा उसे मिलनी है तो उसे जब कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि लाइव एग्जाम्पल के थ्रू जो है समझाते हैं, लाइफ एग्जाम्पल के थ्रू, तो उससे बच्चे जो है अच्छे से समझ पाते हैं। तो तब क्या ये संभव है कि एक राष्ट्रीय स्तर की पाठ्य पुस्तक हमारी भिन्न भिन्न स्थानीय स्थितियों को, जिनसे मिलकर हमारा राष्ट्र बनता है, ठीक ढंग से जगह दे पाए। तो एक तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये पुस्तक शिक्षण के इस सिद्धांत पर तैयार की गई है कि बच्चे अपने अनुभवों से, अपनी सोच से अवधारणाओं को सबसे अच्छी तरह सीखते हैं। तो मतलब बेसिकली बात यही है, सार जो निकल के आता है ना इसका, ये वही निकल के आता है कि भाई अपने एक्सपीरियंस से वो सीखेंगे। अगर उनको आप कुछ रियल लाइफ के एग्जाम्पल्स देते हो तो उनको ध्यान में रख करके क्या है ना, चीज़ों को अच्छे से समझ लेंगे वो। तो इससे ये विसंगति पैदा हो जाती है कि राष्ट्र स्तर पर लिखे गए पाठ न तो भिन्न भिन्न स्थानीय, देखो यहाँ पर आगे ना इंग्लिश में कंटेंट है, अब इसके बाद होगा वो हिंदी का आगे हमारा, तो स्थितियों के विभिन्न पहलुओं को प्रतिनिधित्व दे सकते हैं और न ही वे ये मानकर लिखे जा सकते हैं कि वे एक खास सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चे को संबोधित कर रहे हैं। तो मतलब एक तरह से अलग अलग तरह के लोगों के लिए को ध्यान में रख करके ये जो किताबें हम लिखी गई हैं, ऐसा नहीं किसी पर्टिकुलर पृष्ठभूमि के बच्चे को हम संबोधित कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो, एक यहाँ पर पॉइंट अब देखोगे कि राजनीतिक और सामाजिक जीवन की विषय वस्तु में कई समुदायों का विशेष रूप से नाम लिया गया है, जैसे कि दलित, मुसलमान, गरीब। तो ये किताब शिक्षकों पर भरोसा करती है कि वे पाठ पढ़ाते वक्त सभी विद्यार्थियों को गरिमा का ध्यान रखेंगे और उनकी इज्जत करेंगे। तो बेसिकली ये जो चीज़ें दी गई है ना, ये टीचर्स के लिए ही है। और आप क्योंकि सीटेट का एग्जाम देंगे तो सीटेट के एग्जाम में इसी तरह से जो है कनेक्ट करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन टॉपिक से, क्योंकि वो टेस्ट करना चाहते हैं कि आप जब सोशल साइंस पढ़ाएंगे बच्चों को तो किस तरह से आप पढ़ाएंगे, आपके अंदर वो एबिलिटी जो है डेवलप होनी चाहिए, सोशल लाइफ के लिए तैयार कर पाए बच्चों को। तो इसलिए सामाजिक और राजनीतिक जीवन में प्रस्तुत किए गए उदाहरण व वृत्तांत ग्रामीण और नगरीय स्थितियों का मिश्रण है। भाई ऐसा नहीं है कि हमने बस ग्रामीण जो जीवन है उसको ही जो है किताबों में शामिल कर लिया कि भाई हम उसको ही दिखाना चाहते हैं सिर्फ, या फिर हमने नगर के जीवन को इसमें स्थान दिया है, जगह दी है। हमें सबको लेकर के चलना है, क्योंकि हम जो हमारी डाइवर्सिटी है हम उसको प्रेजेंट करना चाहते हैं और सभी का ध्यान रखना है, क्योंकि बच्चे भी तो डाइवर्स ही होंगे ना, बच्चे भी तो तरह तरह की पृष्ठभूमि से आए हुए होंगे, तरह तरह के बैकग्राउंड से आए होंगे, तो जिनमें सीखने वाले व्यक्ति की कोई स्पष्ट छवि नहीं बनती है। तो मतलब मिश्रण रहेगा एक तरह से। अब आगे देखते हैं कि ये विषय संविधान में मान्य मूल्यों को आत्मसात करने में किस तरह मदद करता है। तो देखो, पहली नज़र में किसी को भी आभास हो सकता है कि इस पुस्तक में वास्तविक स्थितियों की चर्चा करने से संविधान के मूल्य और आदर्शों को सिखाने के उद्देश्य के साथ एक विरोधाभास पैदा हो जाता है। एक तरफ तो हम रियल लाइफ सिचुएशन दिखा रहे हैं और एक तरफ हम दिखा रहे हैं संविधान के मूल्य, तो एक तरह से अपोजिट हो जाती है चीज़ें एक दूसरे के। तो हमने इस तकनीक का इसमें जो किताब में जो तकनीक यूज़ की गई है इस तरह से अपनाया है, क्योंकि नागरिक शास्त्र के अभी तक प्रचलित पुस्तकों की समीक्षा ने यह बात उभारी है कि वे संविधान के आदर्शों का ही शिक्षण देती थी। बस उसमें क्या था, संविधान में जो आदर्श दिए गए हैं उन्हीं को वो सिखाती थी, जो रियल लाइफ से उनका ऐसा कोई लेना देना नहीं होता था। ऐसा लगता था कि बहुत गैप है रियल लाइफ में और उन संविधान के आदर्श जो हम सिखाना चाह रहे हैं बच्चों को, या फिर मूल्य जो सिखाना चाह रहे हैं, ऐसा लगता था कि बहुत ज़्यादा गैप है। तो बच्चों को इतना गैप अगर लगेगा तो वो रियल लाइफ में कैसे उतार पाएंगे उनको। तो उन वास्तविकताओं को बहुत कम जगह देती थी जो इन आदर्शों से बहुत अलग थी। चूंकि सीखने वाले बच्चे इन वास्तविकताओं से अपने जीवन में बहुत वाकिफ हो चुके होते हैं,
इन्हें अनदेखा करने से सामाजिक और राजनीतिक अवधारणाओं का शिक्षण बहुत उपदेशात्मक और संबंधित सा हो जाएगा। तो भाई वही है कि अब जब ये चीज़ें जो संविधान के मूल्य हम पढ़ाना चाह रहे हैं उनको अगर वास्तविक सिचुएशन से कनेक्ट करके पढ़ाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे कि भाई संविधान में ये मूल्य दिए गए हैं, इसको आप अपनी लाइफ में ऐसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ऐसे उतार सकते हो अपनी लाइफ में, तो जब ज़्यादा ईजी रहेगा। तो यहाँ पर आगे अगर हम देखें तो ये है कि इसकी बजाय ये नया विषय लोगों के अनुभवों में निहित चेतना का उपयोग करके सीखने वाले को संविधान के मान्य मूल्यों की वैधता और उनकी गंभीर जरूरत को महसूस करने और समझने में मदद करता है। तो एक तरह से इस तरह के जो हम अनुभव लेते हैं, एक्सपीरियंसेस लेते हैं लोगों के, तो संविधान के जो मूल्य हैं ना उनको समझने में मदद करता है एक तरह से। तो देखो यहाँ पर जो कंटेंट है ना कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस हैं उसको अलग ना रख करके वो साथ साथ लेकर के चलें, जिससे संविधान के मूल्य भी समझ में आ जाए और उनको बोरियत भी ना हो, ये ना लगे कि भाई जो उनकी लाइफ है उससे बिल्कुल अलग चीज़ें उन्हें पढ़ाई जा रही हैं। तो साथ ही विषय की ये शिक्षण पद्धति बच्चों को इन मूल्यों को व्यवहार में लाने के लिए लोगों के संघर्षों की भूमिका समझने का अवसर भी देती है कि भाई जो लोगों ने संघर्ष किए थे संविधान के लिए, संविधान में जो अब चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं भाई, जैसे कि अनटचेबिलिटी का एंड हुआ, जैसे कि कुछ लोगों को आरक्षण मिलता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके लिए लोगों ने संघर्ष किया, जो चीज़ें पाने के लिए, जो संविधान में चीज़ें दी गई हैं या जो फैसिलिटी दी गई हैं। तो एक तो हम मूल्य को उनके व्यवहार में लाना चाहते हैं बच्चों के कि वो व्यवहार में लाएं, दूसरा उन संघर्षों को भी समझें जो लोगों ने उनको पाने के लिए किए हैं। यहाँ पर इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं इसे। अब यहाँ पर नेक्स्ट अगर हम देखें तो कक्षा में अध्यायों को पढ़ाने की महत्वपूर्ण क्रिया के अलावा ये विषय शिक्षकों से और कौन सी जरूरी भूमिका निभाने की उम्मीद रखता है, यहाँ पर देख लेते हैं। तो एक तरह से हम कहेंगे कि सर्वप्रथम इस पुस्तक के कई अध्याय विशिष्ट समुदायों का उल्लेख करते हैं, जैसे कि हमने पीछे भी देखा था दलित, मुस्लिम, गरीब, तो अलग अलग समुदायों का ये एक तरह से उल्लेख करते हैं और विभिन्न मुद्दों की चर्चा करते हैं। इसके कारण कक्षा में असहज वातावरण बन सकता है, जैसे कि भाई सभी कम्युनिटी के लोग रहते होंगे कक्षा में, ऐसा तो नहीं है कि भाई एक ही कम्युनिटी के होंगे। तो वहाँ खासकर तब जब वहाँ अलग अलग सामाजिक, सांस्कृतिक और संभवतः आर्थिक पृष्ठभूमि के बच्चे मौजूद हों, तो मतलब अलग अलग बैकग्राउंड से बच्चे आए होंगे। तो हम ये अपेक्षा करते हैं कि शिक्षक संवेदनशीलता के साथ प्रत्येक बच्चे की गरिमा का आदर करने की पूरी प्रतिबद्धता के साथ इस सामग्री पर कक्षा में शिक्षण कार्य करवाने की बेहद ज़रूरी भूमिका निर्वाह करेंगे। मतलब सभी की जो है एक तरह से गरिमा का, डिग्निटी का ध्यान रखेंगे, कुछ ऐसा शब्द ना बोलें, कुछ ऐसा ना बोलें जिससे कोई बच्चा हर्ट हो, किसी खास कोई कम्युनिटी का बच्चा हर्ट हो जाए। तो संवेदनशीलता एक तरह से रखनी है टीचर को। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है इससे कुछ डिफरेंट तरीके से। दूसरी अपेक्षा टीचर से क्या की जाती है कि ये राष्ट्रीय स्तरीय पुस्तक जो है स्थानीय संदर्भों के साथ एक सीमित तौर पर ही जुड़ सकती है, मतलब एक लिमिटेड है ये चीज़, ऐसा नहीं है कि भाई ये सारी चीज़ें समझा देगी, तो एक लिमिटेशन होती है इसकी। तो शिक्षक अवधारणाओं की चर्चा में स्थानीय उदाहरण को लाने का प्रयास इस तरह से करे कि प्रत्येक अवधारणा से वह तर्क और समझ पुष्ट हो सके, जो पुस्तक लिखने में लेखकों का उद्देश्य थी। मतलब ये टीचर का काम होगा कि भाई जो चीज़ें उसमें बुक में छूट गई हों या फिर जो इंक्लूड नहीं हो पाई हों या जो लेखक समझाना चाह रहा है वो टीचर खुद से ही लोकल जो एग्जाम्पल्स हैं उनके थ्रू समझाने का प्रयास करे। ऐसा ना हो कि भाई जो बुक में चीज़ें दी गई हैं वही आप बताएं, कुछ उससे रिलेटेड चीज़ें अपने एक्सपीरियंस के आधार पर भी बता सकते हैं या फिर लोकल एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। तो आज क्योंकि हम क्लास 7 की किताब जो है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जो फर्स्ट पार्ट है उसमें क्लास 6 की किताब के बारे में हमने चर्चा की थी, डिस्कशन किया था। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे कि भाई इस क्लास में जो है ना, ये 7वीं क्लास की जो किताब है इसमें कौन कौन से मुद्दे शामिल हैं। तो भारतीय लोकतंत्र में समानता की निहायत जरूरी भूमिका को समझना ही कक्षा 7 की किताब का मूल सूत्र है। मतलब जो मूल है इसका, जो बेसिक जो बात इसमें की गई है वो एक तरह से लोकतंत्र में जो समानता है उसके बारे में समझाना है इनका मकसद। तो ये जो है सूत्र किताब की एक इकाई की विषय वस्तु भी है और इसके अलावा किताब में 4 और इकाइयाँ हैं। समानता के बारे में तो चर्चा की गई है, साथ ही साथ इसमें और भी टॉपिक्स पर चर्चा की गई है, जैसे राज्य शासन, जेंडर, संचार माध्यम और बाजार। तो इकाई 2, 3 और 5 में 2 पार्ट क्रम से हैं, 2-2 पार्ट मतलब सबके मिलेंगे, राज्य शासन के भी, जेंडर के भी, संचार के और बाजार के। लेकिन जो समानता वाला चैप्टर है ना वो एक तो स्टार्टिंग में मिलेगा, एक तो मिलेगा स्टार्टिंग में और दूसरा मिलेगा आपको लास्ट में। तो लास्ट में चैप्टर मिलेगा ये, ऊपर वाली लाइन देखें, समानता के बारे में। बाकी सभी के आपको 2-2 चैप्टर मिलेंगे बाकी सभी टॉपिक्स पर। अब देखो आगे देख लेते हैं। तो 7वीं कक्षा की जो किताब है चुने हुए मुद्दों को प्रस्तुत करने के क्या तरीके अपनाती है।
मतलब जो वो जो प्रेजेंट करना चाहती हैं मुद्दे 7वीं क्लास में जो किताब दी गई है आपकी SPL की, तो वो एक तरह से कौन से तरीकों से आपको समझाती है चीज़ें, ये हमें देखना है। तो सबसे पहला तो यूज़ किया गया किस चीज़ का, चित्रकथा पट का। इसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, स्टोरी बोर्ड। देखो ये इंग्लिश में पीछे है थोड़ा सा, ये रहा, तो ये स्टोरी बोर्ड है। स्टोरी बोर्ड कुछ इस तरह के, डायग्राम मैंने यहाँ पर लगाया था इसका, क्योंकि इंग्लिश में कंटेंट यहाँ पर दिया है। तो ये स्टोरी बोर्ड कुछ इस तरह के आपने देखे होंगे, किताब में यूज़ किए गए हैं। इसके थ्रू क्या है ना, स्टोरीज बताई गई हैं पिक्चर्स के थ्रू, और यहाँ पर थोड़ा सा लिखा हुआ भी है। ऐसी स्टोरीज आपको हर चैप्टर में लगभग मिल जाएंगी। ये होते हैं स्टोरी बोर्ड्स। अब इनका यूज़ क्या है स्टोरी बोर्ड्स का, ये देख लेते हैं। जैसे कि पिछले साल की किताब पर प्राप्त सुझावों में से एक ये था कि शिक्षकों को अध्याय के कहानीनुमा अंशों को अलग से पहचानने में मदद की ज़रूरत है, और उसमें निहित केंद्रीय अवधारणाओं को चिन्हित करने में भी कठिनाई होती है। भाई पहले ये ज़रूरत महसूस की गई कि भाई जो कहानी वाला पार्ट है उसको हम कैसे पहचानें, तो फिर इसके लिए क्या करा कि स्टोरी बोर्ड का यूज़ करने लगे। तो अब उसमें पहचान अलग हो जाती है कि भाई ये स्टोरी है, इसको हमें ऐसे प्रेजेंट करना है बच्चों के सामने। तो इसमें चित्रकथा पटों का इसी वजह से इस्तेमाल किया गया है, जो कहानीनुमा हिस्से हैं उनको प्रेजेंट करने के लिए। तो इससे क्या हमें बेनिफिट हुआ कि बच्चे चित्रों की जीवंत प्रस्तुति के सहारे विषय वस्तु के साथ ज़्यादा गहराई से जुड़ पाते हैं। यानी कि जो चित्र है ना, एक तरह से उनके सामने ऐसा लगता है कि ये हमारे सामने ही कोई घटना हो रही है। अगर चित्र हम प्रेजेंट कर देते हैं किसी स्टोरी में, स्टोरीज के थ्रू एक तरह से बताते हैं अगर, तो कथापट में उठाए गए मुद्दों का विश्लेषण साथ आने वाले पाठ्यांशों में किया जाता है। अब पाठ में जो चीज़ें चल रही हैं, जो टॉपिक चल रहा है, उसके साथ साथ जो है ये स्टोरी बोर्ड भी हमें समझाना होगा कि भाई इस तरह से जो है चीज़ें चलती हैं। तो स्टोरी बोर्ड के थ्रू ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ में आती हैं। नेक्स्ट आता है क्या, शिक्षकों के लिए एक पन्ना इसमें ऐड किया गया है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे, यहाँ पर एक आपका लिखा रहता है ऊपर शिक्षकों के लिए। किताब में जब आप देखेंगे तो शिक्षकों के लिए लिखा रहता है एक पन्ना। तो यहाँ पर इसका यूज़ क्या है कि भाई प्रत्येक इकाई शिक्षकों के लिए लिखे गए एक पन्ने से शुरू होती है, और इसमें आने वाले अध्यायों की मुख्य बातों को रखा गया है कि भाई जो आने वाले अध्याय हैं उनमें किस किस चीज़ पर जो है डिस्कशन रहेगा, कौन कौन से टॉपिक शामिल होंगे। ये कुछ जानकारी जो है एक तरह से टीचरों के लिए दी जाती है, टीचर्स के लिए दी जाती जानकारी। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा क्या, यहाँ पर इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा मूल्यांकन पर आलेख। तो मूल्यांकन पर आलेख जो होता है ये क्या होगा, कक्षा 6 की किताब में परिभाषाएं या अवधारणाओं का सार संक्षेप जो है दिया गया था। तो इस साल की किताब में नहीं मिलेगा ये आपको। तो इससे बच्चों के सीखने के मूल्यांकन करने में शिक्षकों को कठिनाई महसूस हो सकती है, पर हम चाहते हैं कि बच्चों से क्या सीखने की अपेक्षा की जाए और इस सीखने का मूल्यांकन कैसे किया जाए, इन सवालों पर शिक्षक कुछ हटकर सोचें। तो इस भूमिका के अंत में मूल्यांकन की पद्धतियों पर एक संक्षिप्त आलेख है कि भाई मूल्यांकन जो है टीचर किस तरह से कर सकते हैं। तो उस चीज़ पर थोड़ा सा लिखा गया है मूल्यांकन के लिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि इसकी मदद से शिक्षक बच्चों को रटंत विद्या से अलग करने का प्रयास कर पाएंगे। देखो जो कुछ वर्ड्स यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं ये नोटिस करने की ज़रूरत है। अब देखो जहाँ पर भी आपको ऑप्शन में मिल जाए कि भाई रटने की पद्धति पर जोर दे रहे हैं, तो रटने की पद्धति जो है ना एक तरह से वो हो गई, नेगेटिव पॉइंट हो गई, तो उसको आपको एलिमिनेट कर देना वहाँ से। तो कभी भी टीचर जो है रटंत पद्धति पर आधारित जो है शिक्षा वो नहीं देगा बच्चों को। टीचर जो है ध्यान देगा कुछ इस तरह से कि एक्सपीरियंस के थ्रू बच्चों को सिखाएं। ज़्यादातर सोशल साइंस पे रियल लाइफ एक्सपीरियंस जो है वो मायने रखता है, वास्तविकताओं से सीखना मायने रखता है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है शब्द संकलन। शब्द संकलन जो है ये इंग्लिश में मैं बात करूं तो ये हो जाएगा ग्लोसरी। यहाँ पर आप देख पाएंगे शब्द संकलन जो होता है एक तरह से जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं या कोई ऐसा वर्ड है जिसका एक्सप्लेनेशन चाहिए बच्चों को, उसके बारे में वो जान पाएँ, तो वो कुछ इस तरह का होता है शब्द संकलन। जैसे कि मान लो निर्वाचन क्षेत्र शब्द का यूज़ हुआ चैप्टर में और उसका आपको पता ही नहीं है, पता भी होगा कुछ को, तो उसका एक तरह से एक्सप्लेनेशन दे दिया जाता है नीचे शब्द संकलन वाले उसमें कॉलम में। तो इस अध्याय में एक छोटे शब्द संकलन को जोड़ा गया है ताकि पाठ में उपयोग की गई भाषा को लेकर स्पष्टता बन सके। तो इनका मकसद है कि भाषा की स्पष्टता बन जाए, क्योंकि जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं ना उसमें शब्द ही नहीं समझ में आएंगे, उनका अर्थ समझ में नहीं आएगा, तो फिर हम और चैप्टर नहीं समझ पाएंगे। तो इस संकलन में सिर्फ अवधारणाएं शामिल नहीं की गई हैं, इनके शब्दों के अर्थों को ये सोचकर कंठस्थ कतई नहीं कराना चाहिए कि इससे अवधारणाओं की समझ बेहतर बनेगी। मतलब याद कराने में जोर नहीं देना हमें, हमने इसमें एक तरह से चीज़ों को समझाने की कोशिश की गई है कि भाई किस चीज़ में बात के बारे में बात हो रही है। तो ऐसा ना हो कि भाई रट्टे लगवाएं हम इसके स्टूडेंट से। और इसके बाद आता है बीच के और अंत के प्रश्न जो पाठ के बीच में आते हैं। तो इसमें भी इस वाली किताब में भी दिए गए हैं ये, और जिनमें चित्र, कथाओं और अनुभवों की विषय वस्तु का आधार बनाया गया है।
तो मतलब कई तरीके से जो है एक तरह से ये दिए गए हैं क्वेश्चंस, और अध्याय के बीच में आने वाले प्रश्नों का उपयोग करते हुए शिक्षक ये भी आकलन कर सकते हैं कि बच्चों ने विषय वस्तु को किस रूप में ग्रहण किया है। भाई जब क्वेश्चन हम पूछेंगे उनसे तो हमें पता चल जाएगा भाई कितना समझ लिया इन लोगों ने, और क्योंकि अपनी भाषा में जो है वो एक तरह से बताएंगे उसको। जैसे कि अध्याय के अंत के प्रश्न आमतौर पर अध्याय की मुख्य अवधारणाओं पर आधारित है कि भाई पाठ में किस बारे में बात की गई है, और बच्चों से इन अवधारणाओं को अपने शब्दों में समझ पाने की मांग करते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह के कि भाई आपको क्या लगता है, या फिर आप उसकी जगह पर होते तो आप क्या करते, या फिर ये चीज़ ऐसे नहीं होती तो कैसे होती। इस तरह से क्या है ना, हम बच्चों को उनके विचार डेवलप करने का मौका दे रहे हैं, उनसे उनके शब्दों में जानना चाह रहे हैं। उससे पता चलेगा अगर उन्होंने ध्यान से चैप्टर को पढ़ा होगा तो अपने शब्दों में उसी हिसाब से वो उस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे, अदरवाइज नहीं समझा होगा तो फिर वो आंसर नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट में जैसे मूल्यांकन में शिक्षकों की मदद के लिए कुछ चीज़ें बताई गई हैं। जैसे कैसे जो टीचर हैं वो मूल्यांकन कर सकते हैं, बच्चे का इवेल्युएशन कैसे कर सकते हैं कि भाई बच्चों ने कितना सीखा है। तो जो सीखा गया है उसके मूल्यांकन के तरीके में के बारे में एक नए सिरे से विचार करना एक खासा मुश्किल काम होता है कि भाई मूल्यांकन नए तरीके से कैसे किया जाए। तो इस पर नए विषय को इसकी सख्त ज़रूरत है। समय के साथ मूल्यांकन की यह परिपाटी बदल चुकी है। भाई पहले तो मूल्यांकन कैसे होता था, खाना पूर्ति के लिए होता था, लेकिन अब बदल चुकी है। इसका जो एक तरह से मकसद है वो बदल चुका है कि अच्छे से रट पाने वाले छात्रों और छात्राओं को अधिक सफल बनाया जाए। तो इसके परिणाम स्वरूप स्वतः ही शिक्षक पाठ में दिए गए प्रश्नों के उत्तर को रेखाएं लगवाकर चिन्हित कराने लगे हैं, और एक दुष्चक्र चल निकला है जो आज जारी है। तो टीचर क्या करते हैं, जैसे कि भाई चैप्टर है, आपकी क्वेश्चन का आंसर है, तो क्वेश्चन का आंसर किताब में ही निशान लगवा दिए कि भाई यहाँ से यहाँ तक आपका आंसर रहेगा। लेकिन टीचर अगर ऐसा करते हैं ना तो बच्चों को वो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। अगर आप खुद से समझाएंगे और बच्चों को उसका आंसर देने के लिए आप प्रेरित करेंगे, भाई आप लोग अपने शब्दों में बताओ, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन अब क्या है ना, अब ये सिस्टम चल गया है कि ऐसे करा देते टीचर, और वो क्या करते हैं, जो रट पाने वाले जो स्टूडेंट होते हैं ना, वो चाहे छात्र हो या छात्राएं हों, जो रट पाने वाले हैं वो अच्छे स्कोर कर लेते हैं। अब स्कोर की ही वैल्यू होती है। तो अब यही चल गया है प्रोसेस जो है। तो लेकिन आज ज़रूरत है कि सीखने वालों और सिखाने वालों को इस बोझ से मुक्ति दी जाए और इस दुष्चक्र को किसी तरह तोड़ा जाए। इस परिवर्तन में शिक्षक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और इस आलेख से उन्हें मदद मिलेगी, ऐसी आशा है। तो ये आपसे उम्मीद की जाती है कि आप ऐसा ना करें कि भाई निशान लगवा दिए किताब में क्वेश्चन के आंसर्स के, और अब बच्चों से कह दिया भाई इनको रट लेना, एग्जाम में तुम्हारे उतने ही अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। अब प्रश्नों पर बात करें तो शिक्षकों को शुरुआत इस बात से करनी चाहिए कि मूल्यांकन के नए प्रश्न के लिए नए प्रश्नों का उपयोग किया जाए। ऐसा ना हो भाई हम पुराना ही जो प्रोसेस है वो फॉलो किए जा रहे हैं, कुछ नया नहीं कर रहे। तो ये नए प्रश्न अध्याय में दिए गए प्रश्नों से मिलते जुलते होने चाहिए। ऐसा ना हो भाई आप टॉपिक से अलग ही चले गए, टॉपिक से बियॉन्ड चले गए और बच्चे उनसे कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे। पर छात्रों से उम्मीद की जाएगी कि प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में दें, अपने शब्दों में मतलब बच्चों से कहें आप आंसर देने के लिए। ऐसा करने से छात्र छात्राओं का आत्मविश्वास बढ़ेगा, मतलब कॉन्फिडेंस आएगा एक तरह से उनके अंदर, और भाषाई शुद्धता आदि को लेकर टीका टिप्पणी संतुलित और सकारात्मक तरीके से करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि भाई बच्चे से आप कहें कि भाई आप तो बिल्कुल शुद्ध ही बोलो, अशुद्धता तो बिल्कुल होनी नहीं चाहिए, मतलब एकदम शुद्ध भाषा के लिए आप जोर देंगे। भाई वो अपने शब्दों में अगर सुनाएंगे तो मिस्टेक्स भी होंगी, अगर आप मिस्टेक्स पर ज़्यादा उनको टोकेंगे तो वो फिर उनका कॉन्फिडेंस जो है वो गिर जाएगा। तो इसलिए वो कॉन्फिडेंस उनका बना रहे तो उनको थोड़ा सा इनकरेज करें आंसर देने के लिए। भाषा पर स्टार्टिंग में ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जब उनका कॉन्फिडेंस बनने लगेगा तो आप उस चीज़ को एक तरह से उनको बता सकते हैं कि ये कमियां हैं आपकी, उनको आप इम्प्रूव करें। तो शिक्षकों को कई तरह की योग्यताओं का आकलन करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्न विकसित करने होंगे। भाई ये जो टीचर का ही काम है कि क्वेश्चन जो है एक तरह से बनाए कि भाई तरह तरह के क्वेश्चन पूछे चैप्टर से ही कि भाई ये जो अगर आप इस सिचुएशन में होते तो आप क्या करते, इस तरह से आप पूछ सकते हैं। स्मृति के सारे तथ्यों को दोहराने की मांग करने वाले प्रश्न कम से कम रखे जाने चाहिए, यानी कि भाई जो याद करने पे जोर देते हैं कि याद करो रट्टा मारो, वैसे जो प्रश्न होते हैं ना वो कम से कम रखो, ना ही रखो तो अच्छा है। इनके प्रश्न मतलब इनके एवज में मतलब इनके बदले हम ऐसे प्रश्न रख सकते हैं जो कि अध्याय की मुख्य अवधारणा विचारों से संबंधित है, जो कंसेप्ट को समझने में मदद करे चैप्टर की। तो कुछ प्रश्न ऐसे हों जो तर्क करने, अनुभव के बीच समानता व अंतर पहचानने, निष्कर्ष निकालने और अनुमान लगाने की क्षमताओं को उभारे। जैसे कि आपके चैप्टर में, जैसे कि पैडागोजी में आपको देखने को मिलते हैं कि भाई इस चीज़ से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं या फिर अनुमान लगा सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें जो हैं वो डेवलप करें, इस तरह की जो एबिलिटी है वो डेवलप करें। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए जा रहे हैं। अब आपसे कहा गया था ना कि भाई ऐसे प्रश्न शामिल करो जिससे बच्चे का
जो रीजनिंग एबिलिटी है वो डेवलप हो। तो आखिर कैसे प्रश्न होने चाहिए, उनके ही एग्जाम्पल आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे तर्क करने की क्षमता के लिए हम किस तरह के क्वेश्चंस ले सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा दिया भी है इसके बारे में कि भाई जो ये प्रश्न दिए हैं ना हमने, वो सीखने वाले ने अध्याय की अवधारणा को किस हद तक समझ लिया है, मतलब जो चैप्टर है उसका कंसेप्ट कितना समझ लिया बच्चों ने, और उसमें निहित विचारों को अपने शब्दों में अभिव्यक्त करने और नए संदर्भों में लागू करने में वो किस तरह जो सक्षम है, नए संदर्भों में भी वो लागू कर पाए उसको, और अपने शब्दों में भी एक तरह से व्यक्त कर पाए। ऐसी एबिलिटी जो है इस तरह के क्वेश्चन से डेवलप हो जाएगी। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन देख सकते हैं, जैसे कि हम पूछ सकते हैं कि कानून के सामने सब व्यक्ति बराबर हैं, इस कथन से आप क्या समझते हैं, आपके विचार से ये लोकतंत्र में महत्वपूर्ण क्यों है। तो अब देखो हम बच्चों को क्या इंकरेज कर रहे हैं, उनके शब्दों में वो टॉपिक जो है डिस्क्राइब करने के लिए। दूसरा है मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों द्वारा लिए गए निर्णयों पर विधानसभा में बहस क्यों होनी चाहिए। तो इसमें भी एक तरह से उनको उनके विचार उनके शब्दों में हम पूछना चाह रहे हैं। फिर है कि क्या आप ऐसे 2 तरीके बता सकते हैं जिनके द्वारा आप सोचते हैं कि विज्ञापन का प्रभाव लोकतंत्र में समानता के मुद्दे पर पड़ता है। इसमें भी उनसे ही आप पूछ रहे हैं। ऐसा कोई देखो इसमें क्वेश्चन नहीं है जो फैक्चुअल बेस्ड हो, जो कि रटा रटा आंसर आप वो बुक से देंगे। तो इसमें उनके विचार डेवलप होंगे। आपको क्या लगता है, आपके मोहल्ले की दुकान में सामान कैसे आता है, पता लगाइए और कुछ उदाहरणों से समझाइए। तो इस तरह क्वेश्चन अगर आप करेंगे तो उनमें एक तरह से तर्क करने की एबिलिटी जो है वो डेवलप होगी, रीजनिंग करने की एबिलिटी डेवलप होगी उनके अंदर। तो यहाँ पर इंग्लिश में देख सकते हैं आप इसको। नेक्स्ट है अनुभवों के बीच समानता और अंतर पहचानना। तो अनुभव के बीच समानता कैसे वो ला पाएंगे और डिफरेंस कैसे पहचान पाएंगे, तो उसके लिए कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछने हैं। तो ऐसे प्रश्न बनाने चाहिए जो सीखने वाले को ठोस स्थितियों और उदाहरणों की तुलना करते हुए अंतर और समानता स्पष्ट करने के मौके दे। ऐसा ना हो कि भाई जिस चीज़ में अंतर है उसको आप मिक्स करे दे रहे हो और जिसमें समानता है उसमें आप डिफरेंस करे दे रहे हो। तो इस तरह की जो एबिलिटी है वो डेवलप होनी चाहिए। और उसके लिए क्वेश्चंस कैसे होने चाहिए, जैसे कि विधानसभा सदस्य द्वारा विधायिका में किए गए कार्यों और शासकीय विभागों द्वारा किए गए कार्य के बीच क्या अंतर है। दूसरा है आपके बड़े होने के अनुभव सामूह के जो बच्चे हैं और किशोरों के अनुभव से किस प्रकार भिन्न है। मतलब वो एक तरह से डिफरेंस निकाल पाएंगे। भाई सामूह द्वीप में जो बच्चे पले बड़े हैं उनका जो रहन सहन है, वो उनका जो खान पान है, काम जो करने का तरीका है वो थोड़ा डिफरेंट है और इनका अलग होगा इन बच्चों का। तो वो क्या है, एक तरह से अंतर उसमें कर पाएँ। इन अनुभवों में वर्णित क्या ऐसी कोई बात है जिसे आप अपने बड़े होने के अनुभव में शामिल करना चाहेंगे। तो एक तरह से वो इस चीज़ में क्या करेंगे, अंतर कर पाएंगे। और दूसरा है यहाँ पर गारमेंट फैक्ट्री के मजदूर, गारमेंट के निर्यातक और विदेशी बाजार के व्यवसायी ने प्रत्येक कमीज पर कितना पैसा कमाया, तुलना करके पता लगाइए। तो एक तरह से हम इसमें क्या करेंगे, इसमें कंपैरिजन करेंगे। आपको अपने इलाके में उपलब्ध सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाओं में क्या क्या अंतर देखने को मिलते हैं, नीचे दी गई तालिका को भरते हुए इनकी तुलना करें और अंतर बताएं। तो इससे देखो एक तो वो कंसेप्ट को समझ पाएंगे, भाई सरकारी में क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं, निजी में क्या देखने को मिलती हैं। मतलब जो प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ होती हैं, प्राइवेट और पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़, जब वो इनमें एक तरह से इनकी समझ उनकी बनेगी तभी तो अंतर कर पाएंगे कि भाई दोनों में अंतर क्या है। तो एक तरह से इसके थ्रू हम उनको ये भी समझ सकते हैं कि भाई उन्होंने कितना समझ लिया चीज़ों को। यहाँ पर इंग्लिश में आप देख सकते हैं इसे। फिर है परिस्थिति के विवरण से निष्कर्ष निकालना और अनुमान लगाना। तो यहाँ पर कुछ इस तरह के हम प्रश्न ले सकते हैं कि इस तरह के जो प्रश्न है ना, सामाजिक और राजनीतिक जीवन के लिए विशेष महत्व रखते हैं, क्योंकि इस विषय में कथानकों और वृत्तांतों का बड़े स्तर पर प्रयोग हुआ है। तो जो हमने नैरेटिव्स यूज़ करे थे, इसमें केस स्टडीज़ यूज़ करी थी, तो इसमें काफ़ी बड़े लेवल पर यूज़ करी थी। और बच्चों के ठोस अनुभव का हवाला भी बार बार दिया गया है कि भाई जो उनके रियल एक्सपीरियंसेस होंगे वो इसमें शामिल होंगे। तो यही प्रश्न है कि जो वृत्तांतों को उसमें निहित अवधारणात्मक विचारों से जोड़ते हैं, एक तरह से कॉन्सेप्ट को वो समझने में मदद करते हैं। और प्रश्नों की मदद से हम ये भी आंक सकते हैं कि सीखने वालों ने किस तरह वृत्तांतों को समझा है और वे संबंधित अवधारणाओं को कैसे स्पष्ट करते हैं। भाई समझ लिया है तभी तो वो उसको जो है स्पष्ट रूप से जो है बता पाएंगे दूसरे को भी। तो यहाँ पर कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, जैसे कि आपके विचार से ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ उसके शिक्षक और सहपाठियों ने असमानता का व्यवहार क्यों किया था। अपने आप को ओम प्रकाश वाल्मीकि की जगह रखते हुए 4 पंक्तियाँ लिखें कि उक्त स्थिति में आप कैसा अनुभव करते हैं। तो परिस्थिति से एक तरह से निष्कर्ष निकालना है, इसमें अनुमान लगाना है। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन है, क्या हरमीत और सोनाली का यह कहना सही था कि हरमीत की माँ काम नहीं करती। तो जैसे कि हाउस वर्कर होते हैं ना, घर में जो काम करते हैं, हाउस वाइफ होती हैं, उनको अक्सर ये कहा जाता है कि भाई काम नहीं करती। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है।
तो वो एक तरह से निष्कर्ष निकालेंगे इससे परिस्थितियों के हिसाब से। और फिर है, भारत में प्रायः कहा जाता है कि हम सबको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में असमर्थ हैं क्योंकि सरकार के पास इसके लिए पर्याप्त धन और सुविधाएं नहीं हैं। ऊपर दिए गए बाएं हाथ के स्तंभ को पढ़ने के बाद आप इसे सही मानते हैं, चर्चा कीजिए। तो इस तरह का क्वेश्चन भी हम ले सकते हैं। और ये विज्ञापन हमें इस ब्रांड का सामान खरीदने पर क्या अनुभव कराना चाहता है, ये विज्ञापन किन लोगों से बात कर रहा है और किन लोगों पर ध्यान नहीं दे रहा है। ये इस तरह के क्वेश्चन क्या है, परिस्थिति के हिसाब से जो है निष्कर्ष निकालने में मदद करते हैं और अनुमान लगाने के लिए एक तरह से हमें कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंग्लिश में भी। फिर है दृश्य सामग्री की व्याख्या करना। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से ही चीज़ें दी गई हैं बुक में आपकी। तो इसी तरह छात्र छात्राओं के सामने दृश्य सामग्री का अध्ययन करने और उसकी व्याख्या करने के अवसर भी होने चाहिए। जैसे कि हम चित्र दे सकते हैं, उसमें तालिका, रेखा चित्र, इस पर जो मतलब ये दिए गए हैं बुक में, उस पर आधारित प्रश्न हम पूछ सकते हैं। जैसे कि भाई ये चित्र है, एक दिव्यांग बच्चा है ये, तो चित्र को देखिए और उस बच्चे के बारे में सोचिए जिसे सीढ़ियों से नीचे लाया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि इस स्थिति में विकलांगता कानून लागू किया जा रहा है? वह भवन में आसानी से आ जा सके, उसके लिए क्या करना आवश्यक है? उसे उठाकर सीढ़ियों से उतारा जाना उसके सम्मान और उसकी सुरक्षा को कैसे प्रभावित करता है? तो इस तरह के चित्र दिखा करके, चित्र तो दिए हुए हैं किताब में, लेकिन हम क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछ सकते हैं इसमें। तो ये काफ़ी जो है एक तरह से सोचने पर बच्चों को मजबूर करेगा और वो अपने जो क्या कहते हैं, अपने विचारों से, अपने शब्दों में जो है इसको एक्सप्लेन फिर करेंगे। नेक्स्ट है, तो यहाँ पर भी एक चित्र दिया गया है और यहाँ पर पूछा गया कि क्या आप इस रेखा चित्र को एक शीर्षक दे सकते हैं? इस रेखा चित्र में आप संचार माध्यम और बड़े व्यापार के परस्पर संबंध के बारे में क्या समझ रहे हैं? ये इस तरह से जो ड्रॉ किए जाते हैं ये होते हैं रेखा चित्र। और तीसरा है, नीचे दी गई कमीज के चित्र में दिखाया गया है कि व्यवसायी को कितना मुनाफा हुआ और कितना खर्च उठाना पड़ा। यदि कमीज का लागत मूल्य 600 रुपये है तो इस चित्र से जानिए कि इस कमीज की कीमत में क्या क्या शामिल होता है। तो चित्रों के थ्रू जो है हम इस तरह के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो वो जो है एक तरह से इसमें सोचेंगे और अपना जो दिमाग है वो लगाएंगे कि भाई ये कुछ इस तरह से इसका आंसर दिया जाना चाहिए। यहाँ पर इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं इसको। अब बात आती है उत्तरों को समझने की। अब देखो उत्तरों को समझने की बात कैसे आ गई यहाँ पर, क्योंकि देखो हम बच्चों से कह रहे हैं कि भाई अपने शब्दों में उत्तर दो। अब हम ये नहीं कह सकते कि भाई एक उत्तर सही होगा, बच्चे अपने अपने शब्दों में अलग अलग आंसर करेंगे। तो उसमें हम ये नहीं कह सकते भाई तुम्हें यही आंसर करना था, सही आंसर यही होगा। जैसे फिक्स फैक्चुअल बेस्ड होते हैं आंसर किताब में, तो हमें मूल्यांकन ये करना होगा कि सीखने वालों ने किस तरह अवधारणा को समझा है। हमें बस ये देखना होगा कि बच्चे ने जो आंसर करा है वो उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो सही डायरेक्शन में जा रही है ना, जो टॉपिक है वो सही से समझ पाया कि नहीं समझ पाया। तो उसके आधार पर वे कैसे तर्क करते हैं, कैसे अपने मन में बने विचारों को किस तरह व्यक्त करते हैं। और जब सीखने वालों से ये अपेक्षा की जा रही है कि वे किसी वृत्तांत में प्रस्तुत की गई स्थिति को समझें और उसमें जो निहित जो उसमें कंसेप्ट बताया गया है उसका एक तरह से एनालिसिस जो है कर पाएँ, तो स्वाभाविक रूप से ये अपेक्षा होगी कि उनकी तरफ से आने वाले कई अलग अलग उत्तरों को किसी सीमा तक सही उत्तर के रूप में स्वीकार किया जाए। कि भाई जैसे आपने देखा होगा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसमें एक फिक्स आंसर नहीं हो सकता। तो बच्चे जो अपने विचार देते हैं एक तरह से उनको उसे सही मानना चाहिए, जो उससे मतलब मिलता जुलता जो आंसर दे रहे हैं तो उसको किसी सीमा तक सही मानना चाहिए। तो इसलिए ये निहायत ज़रूरी बन जाता है कि शिक्षक मिलकर सामूहिक रूप से मूल्यांकन के लिए कुछ समान निर्देश तैयार करें ताकि सभी एक से आधारों पर तय कर सकें कि किस प्रकार के उत्तर सही उत्तरों के दायरे में आते हैं। मतलब बच्चों को एक तरह से हम बता सकें कि भाई किस तरह के जो उत्तर हैं वो देंगे अगर तो सही माने जाएंगे और कौन से गलत होंगे। ऐसा ना हो कि भाई देखो वो गाना लिख के आ गए हैं और उसको सही कर रहे हैं आप, तो वो तो सही नहीं होगा। वो टॉपिक से रिलेटेड जानकारी होनी चाहिए, उनके जो विचार हैं वो उससे रिलेटेड होने चाहिए। ऐसा ना हो बिल्कुल ही हटके आंसर हो जाए, तो उसको हम सही नहीं मान सकते। हम सही मानेंगे जो भाई एक दायरा जो सेट कर दिया टीचर ने कि भाई इस दायरे में आएंगे जो सही आंसर होंगे। तो यहाँ पर देखो कुछ उदाहरण दिए गए हैं कि किसी प्रश्न के जवाब में सही जवाबों के दायरे से क्या मतलब है और गलत किसे कहा जाएगा। तो मतलब यहाँ पर सही और गलत उत्तर दिए गए हैं। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है कि यदि आप अंसारी परिवार के एक सदस्य होते तो प्रॉपर्टी डीलर के नाम बदलने के सुझाव का उत्तर किस प्रकार देते। अब यहाँ पर आपको एक सही उत्तर मिलेगा और एक मिलेगा गलत उत्तर। तो यहाँ पर देखो सही उत्तरों का दायरा तो एक तरह से दे दिया, कई सारे उत्तर इसमें दे दिए हैं कि अगर मैं अंसारी परिवार से होती तो मैं तय करती कि मैं अपना नाम कतई नहीं बदलूंगी क्योंकि इससे मेरी गरिमा और आत्मसम्मान को चोट पहुंचती। इसके अलावा सही उत्तर ये भी हो सकता है कि मैं अंसारी होता तो अपना नाम नहीं बदलता क्योंकि हमारे परिवार का कई पीढ़ियों से यही नाम रहा है और अगर मुझे ये करना पड़ता है मैं कोई और हूं तो मुझे बुरा लगता। ये भी सही आंसर हो सकता है। अब
और क्या सही आंसर हो सकता है कि मैं प्रॉपर्टी डीलर की बात मान लूंगी और अपना नाम बदल लूंगी। मैं इसलिए करूंगी क्योंकि मैं घर तलाशते तलाशते थक चुकी हूँ और मुझे ये करना ठीक तो नहीं लग रहा है, पर मुझे रहने के लिए कोई जगह तो चाहिए, इसलिए मैं बदल लूंगी। तो यहाँ पर एक तरह से आप देखें तो यहाँ पर फिक्स आंसर नहीं है कोई, 3 अलग अलग आंसर हैं। अब देखो हर किसी बच्चे की जो मेंटेलिटी होगी ना वो थोड़ी अलग होगी, वो इस तरह से ही अलग अलग आंसर करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है ये आंसर गलत है, लेकिन क्योंकि जो डायरेक्शन है वो दायरा जो है वो आंसर्स का, वो एक तरह से उसी दायरे में ये शामिल है, तो इसीलिए ये आंसर सही माने जाएंगे। तो यहाँ पर ये एक संक्षिप्त जो है स्पष्ट उत्तर है और इंगित करता है कि बच्ची ने बात समझी है और अपने विचार अभिव्यक्त कर सकती है। तो हमें जो मेन मकसद है हमारा ये जानना कि बच्चे ने जो है बात समझ ली है कि नहीं समझी है और अपने विचार भी वो व्यक्त कर रहा है। तो ये बच्चा अध्याय के शब्दों का उपयोग अवधारणाओं को व्यक्त करने के लिए नहीं करता, पर उसने उनके अर्थ को सही तरीके से ग्रहण किया है और विचारों को अपने शब्दों में अपने निजी अनुभव द्वारा व्यक्त किया है। तो देखो हर बच्चे के बारे में यहाँ पर दिया गया है। इस बच्चे ने जो पहले वाले ने आंसर किया उसके लिए ये चीज़ हम कहेंगे, उस दूसरे के लिए हम ये चीज़ कहेंगे। और तीसरा आंसर अगर आप देखें तो इसमें दिया है कि पहली नज़र में हमें लगेगा ये उत्तर तो गलत उत्तर है, क्योंकि बच्ची प्रॉपर्टी डीलर के सुझाव से सहमत हो गई है। लेकिन जब हम बाद में बच्चे की राय पूछते हैं तो वो राय दोनों तरफ जा सकती है कि बशर्ते वो तर्कसंगत हो। यहाँ बच्ची का जवाब मजबूरी में है, न कि चाहते हुए, मतलब ना चाहते हुए भी नाम बदलेगी। ये दिखाता है कि उसने समझ लिया है कि अंसारी दंपति की गरिमा के आहत होने का क्या अर्थ है। मतलब हमारा मकसद ये होना चाहिए कि कंसेप्ट तो बच्चे समझ गए ना कि उनका जो डिग्निटी जो उनकी हर्ट हुई, क्यों हर्ट हुई और कैसे हुई और क्या उन पर बीत रही है, उस हिसाब से। तो गलत की बात करें, देखो सही आंसर तो हमने देख लिए, गलत आंसर क्या होगा कि हाँ मैं अपना नाम बदल लूंगा क्योंकि इससे मेरी गरिमा बढ़ेगी। ये गलत होगा क्योंकि ये उस दायरे में नहीं आता। तो ये प्रश्न अध्याय के मानवीय गरिमा का मूल्य वाले हिस्से से पूछा गया है और छात्र अंसारी दंपति द्वारा भोगे गए भेदभाव और गरिमा की धारणा के बीच सही अंतर संबंध नहीं बना पाया है। मतलब वो समझ नहीं पाया कंसेप्ट को कि उन पर क्या बीत रही है। अंसारी दंपति जो थे जिनको वो मिलता नहीं है किराए पर घर। यहाँ पर आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। मूल्यांकन के और भी तरीके हैं इवैल्यूएशन जिससे टीचर कर सकते हैं। तो हमें देखो ये जो है भ्रम को मिटाना है सबसे पहले तो, कि परीक्षाएं सीखने वालों को मूल्यांकन करने का सबसे अच्छा साधन है। आजकल क्या हो रहा है, देखो परीक्षाओं को ही मूल्यांकन का जो है एकमात्र साधन के रूप में देखा जाता है। एक मतलब ये सोचते हैं कि भाई जो एग्जाम्स है ना उनके थ्रू ही हम इवैल्यूएशन कर सकते हैं। आपने देखा होगा कुछ बच्चे जो है काफ़ी अच्छे मार्क्स ले आते हैं, कुछ बच्चे कम मार्क्स लाते हैं, लेकिन अगर कम मार्क्स वालों की समझ को आप देखोगे ना उनकी काफ़ी बेहतर हो सकती है उनसे जो ज़्यादा मार्क्स लाते हैं। ज़्यादा मार्क्स रट करके भी ला सकते हैं बच्चे, तो ऐसा ज़रूरी नहीं उसको इंटेलिजेंट माने जाएंगे। तो एक तरह से परीक्षाएं आजकल जो है सबसे अच्छा साधन मानी जाने लगी हैं। और इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि हमें उच्च कक्षाओं में मूल्यांकन पद्धति में जो सुधार हो रहे हैं उनके असर का इंतजार करते रहने के बजाय ये देखना है कि माध्यमिक स्तर पर सीखने वालों के मूल्यांकन के लिए हम कौन से वैकल्पिक तरीके प्रयोग कर सकते हैं। तो मतलब कि जैसे मूल्यांकन करना है, हमें इवैल्यूएशन करना है बच्चों का, तो हम कई तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर कई तरीके दिए गए हैं किस तरह से। खुली पुस्तक मूल्यांकन कर सकते हैं हम। खुली पुस्तक परीक्षा, जैसा कि नाम से जाहिर है खुली पुस्तक एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विद्यार्थी क्या करते हैं, प्रश्न का उत्तर देते समय किताब खोलकर देख सकते हैं। मतलब हम उनको ये नहीं कहते कि भाई किताब खोलकर नहीं देखना, आंसर अगर करेंगे किताब खोलकर वो देख सकते हैं। तो ये अभ्यास विद्यार्थियों को याद करने के भार के बिना उत्तर चुनने के मौके देती है। तो विद्यार्थी को कहा जाता है कि प्रश्न को ध्यान में रखकर वह पाठ को 2 बार पढ़े। अब देखो जब पाठ को पढ़ेंगे तो कई सारी चीज़ें समझेंगे, तो इस प्रक्रिया के लिए नए प्रश्न बहुत ज़रूरी है। खुली पुस्तक अभ्यासों के लिए ऐसे प्रश्न सबसे अच्छे होते हैं जो विद्यार्थी को अनुमान लगाने, जानकारी के आधार पर समझ बनाने, प्रत्यक्षों की समझ बनाने के मौके देते हैं। देखो अब इस प्रोसेस में हमें करना क्या है, हमें इस प्रोसेस में वो क्वेश्चन नहीं पूछना जो किताब में दिया हुआ है, बल्कि हम खुद से पूछेंगे कोई क्वेश्चन उसी टॉपिक से रिलेटेड, खुद से क्वेश्चन पूछेंगे। अब उसमें क्या करेंगे, बच्चे उसको पाठ को बार बार पढ़ेंगे उसके लिए, समझने के लिए उस चीज़ को, तो उससे उनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी बनेगी। और उससे फिर हम ये भी कहेंगे कि भाई अपने शब्दों में आंसर दो। तो जब वो अपने उस चीज़ को समझ लेंगे तभी तो अपने शब्दों में आंसर दे पाएंगे। तो ये काफ़ी अच्छा मेथड है इवैल्यूएशन का बच्चों के लिए। फिर आता है मौखिक विवेचन एवं समझ, ओरल रीजनिंग एंड कंप्रीहेंशन। कक्षा में बातचीत करके बच्चे कितना कुछ अभिव्यक्त करते हैं, फिर भी हमारी शिक्षा प्रणाली अक्सर इसको बेकार मानती है। मतलब कि आपस में बातचीत करके काफ़ी कुछ वो समझ लेते हैं। तो अपने साथियों से सीखना, मौखिक अभिव्यक्ति को बढ़ावा दिए जाने की बहुत ज़रूरत है। मौखिक मूल्यांकन के अभ्यास ऐसे मौके देते हैं जिससे मौखिक अभिव्यक्ति और साथियों से सीखने को बढ़ावा मिलता है। एक तरह से इसमें कह सकते हैं हम कि वो अपने विचार व्यक्त कर पाते हैं, दूसरा अपने जो ग्रुप के जो बच्चे हैं उनसे वो सीख पाते हैं। तो इस किताब के पाठ में बीच बीच में कई ऐसे प्रश्न दिए हैं जिनका उत्तर मौखिक रूप से दिया जा सकता है। तो अध्यापक को यह प्रक्रिया कक्षा में शुरू करनी चाहिए। मतलब जो क्वेश्चंस दिए गए हैं ना किताब में, कुछ इस तरह के जो मौखिक रूप से ओरल आंसर जिनके दिए जा सकें, तो वो बच्चों से कह सकते हैं भाई आपस में जो है ये वाले प्रश्न पूछो
और इनके आंसर करो। इस तरह से टीचर करवा सकते क्लास में। फिर है सामूहिक परियोजना कार्य, कलेक्टिव प्रोजेक्ट वर्क। सामूहिक परियोजना कार्य भी विद्यार्थियों का मूल्यांकन करने का एक तरीका है। तो वॉलपेपर तैयार करने की परियोजना का उदाहरण इस किताब में भी दिया गया है। और ऐसी परियोजनाओं को औचित्यपूर्ण उम्मीदें रखनी चाहिए कि ये ध्यान रखना चाहिए कि विद्यार्थी खुद क्या क्या कर सकते हैं। मतलब हम ऐसे प्रोजेक्ट वर्क दे सकते हैं बच्चों को कि जो बच्चे कर सकें, और गृह कार्य में नहीं देना चाहिए, क्योंकि भाई देखो गृह कार्य अगर देंगे, होमवर्क देंगे, तो घर से वो किसी और से बनवा सकते हैं। तो अगर क्लास में ही हो ये चीज़ें, ये वाले प्रोजेक्ट वर्क, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इस किताब में दिए गए कई प्रश्नों को परियोजना में बदला जा सकता है। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनको कि हम एक्टिविटी के तौर पर करवा के देख सकते हैं, प्रोजेक्ट के तौर पर क्लास में ही करवा सकते हैं। तो मूल्यांकन के तरीके इस बात पर जोर देने में मदद करते हैं कि अधिगम या सीखना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, और ये कई तरीकों से होती है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि इवैल्यूएशन का एक ही तरीका है। तो इस तरह से कई तरीकों से हम कर सकते हैं इवैल्यूएशन। तो मूल्यांकन इस तरह से होना चाहिए जिससे सीखने को बढ़ावा मिले। मूल्यांकन को छंटनी प्रक्रिया के रूप में नहीं देखना चाहिए। भाई सीखना हमारा लक्ष्य होना चाहिए, बच्चे सीख पाएँ, इस तरह से मूल्यांकन होना चाहिए। ना कि ये करना चाहिए भाई छटनी कर दी हमने, ये ब्रिलियंट बच्चे हैं और ये बुद्धू बच्चे हैं, मतलब ये बच्चे ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाते हैं और ये नहीं पढ़ पाते हैं। ऐसे छटनी नहीं करनी चाहिए एक तरह से। अब इसमें क्वेश्चंस हैं कुछ जो इस पर आधारित है, इन टॉपिक्स पर। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है, आपको क्या लगता है कि आपके पड़ोस की दुकान का माल उसको कैसे मिलता है? कुछ उदाहरणों के साथ पता करें और समझाएं। ये जो प्रश्न है ये हमने भी पीछे देखा था उस कंटेंट में जो मैंने भी कराया है। तो कौन सी क्षमता का ये आकलन करने का प्रयास करता है? तो ये हो जाएगा आंसर इसका फोर्थ ऑप्शन, विभिन्न संदर्भों में अवधारणाओं को लागू करना। कि भाई जो बच्चा है वो जो कॉन्सेप्ट्स उसने सीखे हैं वो अलग अलग तरीके से उनको लागू कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, या फिर वो वहीं तक सीमित है सिर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी मैदानों में बड़ी संख्या में लोग क्यों रहते हैं? ये प्रश्न छात्र की क्षमता का आकलन करने का प्रयास करता है। तो कौन सी क्षमता का आकलन करने का ये प्रयास करता है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, रीजनिंग या फिर तर्क। तो एक तरह से क्या है ना, बच्चे की रीजनिंग एबिलिटी डेवलप होगी तो वो इसका आंसर कर पाएंगे कि उत्तरी मैदानों में बड़ी संख्या में लोग क्यों रहते हैं, उनके पीछे का जो तर्क है वो समझ पाए वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों में दी गई शब्दावली का उद्देश्य है। ग्लोसरी के बारे में मैंने बताया था आपको बीच में ही इसमें। तो इसका मकसद क्या है? मकसद है इसका पाठ में प्रयुक्त भाषा पर स्पष्टता प्रदान करना। क्लियरिटी वही जब लैंग्वेज की आएगी तभी तो उस चैप्टर के कंटेंट को आप अच्छे से समझ पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो ये सही है ऑप्शन नंबर थर्ड, दोनों ही यहाँ पर सही हैं। खुली पुस्तक परीक्षा अवबोध का श्रेष्ठ मापक है, और यहाँ पर पाठों से लिए गए प्रश्नों पर आधारित मौखिक मूल्यांकन सतत शिक्षण में सहायक है। तो मतलब अगर मौखिक मूल्यांकन हम करेंगे, ओरल इवैल्यूएशन जो कि हमने अभी देखा था कि भाई ऐसे बच्चों से प्रश्न पूछें, ऐसे वो आंसर दें बोल करके, तो ये एक तरह से लर्निंग में हेल्प करता है। तो यहाँ पर दोनों ही सही हो जाएंगे। आपको क्या लगता है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ उनके शिक्षक ने असमानता का व्यवहार क्यों किया? अपने आप को ओम प्रकाश वाल्मीकि के रूप में कल्पना कीजिए और 4 पंक्तियां लिखिए कि यदि आप उपरोक्त स्थिति में होते तो आपको कैसा लगता है। ये जो प्रश्न है ये कौन सी जो एबिलिटी है वो यहाँ पर क्या करता है, आकलन करने का प्रयास करता है। यहाँ पर आपको सही आंसर सेलेक्ट करना है। सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, परिस्थितियों से अनुमान लगाना और निष्कर्ष निकालना। ये टॉपिक था आपका इसमें चैप्टर में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकें कई समुदायों पर चर्चा करती हैं। उदाहरण के लिए दलित, मुस्लिम और गरीब। एक शिक्षक के रूप में कक्षा में पाठों का उपयोग करने का सबसे उपयुक्त तरीका क्या होगा? तो ये वाला क्वेश्चन मैंने फर्स्ट पार्ट में भी लिया था, लेकिन ये वाला इसी में इंक्लूड है, इसी वाले में सेकंड पार्ट में ही। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, सी एंड डी। इन समुदायों के मुद्दे को संवेदनशीलता के साथ लेन देन करें, क्योंकि सभी जो कम्युनिटीज़ हैं उनके लोग आपके क्लास में जो है मौजूद होंगे। तो आपको ध्यान रखना है हर किसी की डिग्निटी का, तो वो हर्ट नहीं होनी चाहिए। सभी छात्रों की गरिमा का सम्मान करने के लिए उच्च प्रतिबद्धता दिखाएं। किसी की डिग्निटी हर्ट ना हो, भाई कोई ऐसी चीज़ आप ना बोल दें किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे। तो संवेदनशीलता के साथ इन मुद्दों को जो है आप प्रेजेंट करेंगे बच्चों के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकें स्टोरी बोर्ड का उपयोग करती हैं, क्यों करती हैं ये आपको बताना है। यहाँ पर स्टोरी बोर्ड के बारे में भी हमने पढ़ा था। सही ऑप्शन होगा सेकेंड ऑप्शन। वे दृश्यों के उपयोग के माध्यम से शिक्षार्थियों को ध्यान कथा में आकर्षित करते हैं, जिससे कि जो अटेंशन है ना बच्चों की वो आए इसमें लर्निंग में, और बच्चे जो है उसके माध्यम से जो है चीज़ों को अच्छे से समझ पाएँ, कंसेप्ट को अच्छे से आत्मसात कर पाएँ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक स्तर की सामाजिक विज्ञान कक्षा की चर्चा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट, दोनों ही सही है यहाँ पर, और बी एक्सप्लेन्स ए। बी जो है ए को एक्सप्लेन करता है कि एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक अवधारणाओं के योग के लिए परिभाषाओं के उपयोग से बचता है। एज इट इज ये लाइन ली गई है पीछे से, और सामाजिक विज्ञानों में शायद ही कभी एक सही उत्तर मिलता है, हालांकि एक गलत उत्तर हो सकता है। इस चीज़ को भी अब आप समझ गए होंगे क्योंकि मैं ये समझा चुकी हूँ। बच्चे जो है जब अपने शब्दों में आंसर करेंगे तो उनके आंसर अलग अलग हो सकते हैं। हाँ, उनका दायरा सेट कर सकते हैं कि भाई इस दायरे में आंसर होना चाहिए, ऐसा ना हो कि टॉपिक से अलग चले गए बच्चे। तो इसी वजह से एक सही उत्तर नहीं मिल सकता, तो हमें कई उत्तरों को ही सही मानना होगा। तो हालांकि एक गलत उत्तर हो सकता है, ये बात सही है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को। आगे के सभी नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग स्टडी मोर नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डेली लाइव क्लास जरूर ज्वाइन करें शाम को 4 बजे से।